अच्छा, अभी जोहार का सांगसुंग के साथ क्या रिश्ता था, ये तो इसमें प्रकाश सांगसुंग, जैसे मैंने कहा कि सांगसुंग का जिक्र मैंने किया और अर्जुन का जिक्र किया मैंने, जो सांगसुंग क्षेत्र में घुसा था। अगर इसको और अध्ययन करना चाहें तो बहुत सारे ग्रंथों में मिलता है, उसका उल्लेख मिल जाता है और ये स्पष्ट हो जाता है कि महाभारत काल में भारतवर्ष का ये स्वरूप नहीं था। लंबी कहानी है, इसको अध्ययन करोगे तो बहुत पूरा ग्रंथ उसमें लिखा जा सकता है। लेकिन जो सांगसुंग, ये सभी जो वो थे इतिहासकार, वो ये मानते हैं कि पश्चिमी तिब्बत का जो सांगसुंग क्षेत्र था उस युग में भारतवर्ष का जो स्वरूप था, जैसा भी स्वरूप हुआ, उसका अंग था। उसी अंग में हमारे जोहार का शौका और दारमा, ब्यास, चौदांश और नीतिमाणा के जो शौका लोग थे, उसी के अंग थे। तो वहाँ से हम लोग अपना इतिहास हमको ढूंढना चाहिए। हम उस सांगसुंग क्षेत्र के शौका लोग हैं। अब ये शौका कौन थे, इसका एनालिसिस निकालना होगा। शौका शब्द कहाँ से आया? तो एक इतिहासकारों ने ये भी वर्णन किया है कि जो स्काइथियन, जो कैस्पियन सागर से, मध्य एशिया के कैस्पियन सागर के से जो वहाँ के जो स्काइथियन जो पशुचारक लोग थे, वो योद्धे भी थे, युद्ध भी करते थे, लेकिन बेसिकली वो पशुचारक थे। वो उनको चाइना की तरफ से कोई एक यूची करके कोई एक राजवंश वहाँ आया, उन्होंने इन पर हमला किया तो इनको वहाँ से भागना पड़ा। भाग के वो बहुत सारे वो पूरब की तरफ आए, ज़्यादातर पूरब की तरफ आए, हमारे उत्तर भारत में की तरफ आए, हिमालयन क्षेत्र में आए, और उनमें से बहुत सारे लोग तिब्बत भी गए। तिब्बत में गए तो वो उस समय शक जाति करके माना जाता था, शक कह के उनको पकड़ा जाता था। शक के बहुत सारे चिन्ह आज भी मिलते हैं और इतिहासकारों ने, वर्तमान इतिहासकारों ने ये इस्टेब्लिश कर दिया है कि शक, जो शौका जिसको हम कह रहे हैं आज गढ़वाल कुमाऊं में जो बसे हुए हैं, जिनको शौका नाम से पुकारा जाता है, वो इन्हीं शकों के वंशज हैं। शक तो समाप्त हो गए। उसमें जब समुद्रगुप्त के बाद जब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने हमला किया था उत्तर भारत में, तो उनका सबसे ज़्यादा विरोध इन्हीं शक लोगों ने किया था। यहाँ तक कि मौर्य वंश का जो अंतिम राजा रामपाल था, उसको भी अंतिम शक राजा ने उसको वध किया था। और मौर्य वंश के बाद गुप्त वंश आया, उसमें समुद्रगुप्त ने पूरे उत्तर भारत को कब्जा कर लिया। उसमें जो शक लोगों का राज्य था या कत्यूरियों का जो राज्य था वो उसमें शामिल हो गया। उसके बाद जब समुद्रगुप्त समाप्त हो गए, उनके पुत्र रामगुप्त यहाँ आए, तो रामगुप्त को शक राजा जो था, कत्यूर का शक राजा कहा गया है। कत्यूर में कत्यूरी राजाओं को हरा के हमारा शक राजा वहाँ आसीन हो गया था। उसने समुद्रगुप्त के पुत्र रामगुप्त को कत्यूरी राज्य की सीमा में हरा दिया। तब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जाके उसने उस शक राजा को धोखे से भेष बदल के जाके उसकी हत्या की। हत्या करने के बाद फिर, क्योंकि जो गुप्त वंश इतना बहुत बड़ा साम्राज्य था उनका, इतना शक्तिशाली वंश हुआ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सरी के, उसमें योद्धा हुए हैं, तो उनको ये लगा कि इस क्षेत्र में हमारा कोई मुकाबला कर सकता है, हमको परेशानी में कोई डाल सकता है, यही शक लोग डालते हैं। तो उसने अपनी पूरी ताकत उन शक लोगों को समाप्त करने में लगा दिया। और उसने तब इतिहासकारों ने ये लिखा है कि अधिकतर वो शक लोग गुजरात और मध्य भारत और राजस्थान की तरफ पलायन कर गए। तो मैदानी क्षेत्र में जो वहाँ आए, तो मैदानी क्षेत्र में पहले से यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक थी, यहाँ राजा महाराजा पहले स्थापित थे, उनमें विलीन हो गए। आज उनको पहचानना बहुत मुश्किल है। लेकिन इतिहासकारों ने यह भी लिखा है कि जो गुजरात और मध्य भारत और मैदानी क्षेत्र में नहीं पलायन कर पाए जो शक लोग, वो पहाड़ के कंदराओं में चले गए। जैसे हमारे जोहार का इलाका है या दारमा ब्यास का इलाका है, ऐसा इलाका जहाँ ये समझा जाता था कि वहाँ मनुष्य नहीं रह सकता है, वो बिहड़ इलाका माना जाता। तो ऐसे स्थानों में गए तो वो हमारे शौका, जो मूल शौका लोग हैं, वो शक जाति के वो लोग हैं जो गुप्त साम्राज्य के दमन की वजह से वो छिपने के लिए इन कंदराम आए। यहाँ आके उन्होंने इनका वो उसमें ये जो हल्दुआ पिंगलुआ के वंशज हैं वो जरूर रहे होंगे। उन लोगों को यहाँ, क्योंकि वो उस समय कहते हैं हल्दुआ पिंगलुआ के ज़माने में
या पंजवारियों के ज़माने में मतकोट से नीचे नहीं आते थे। वो मतकोट उनकी आखिरी सीमा थी, ये इतिहासकार लिखते हैं। और यहाँ तक कहा गया है कि जो वो यहाँ से तल्ला देश या मुंशारी क्षेत्र में आके धान और गेहूँ बार्टर करके ले जाते थे, तो यहाँ से धान और गेहूँ के पत्तियों को लेकर जाके अपने वंशजों को मोहल्ला जोहार में दिखाते थे कि ये ऐसा पौधा होता है, ऐसा ऐसी पत्ती होती है, इत्यादि दिखाते थे वो। तो उस युग में ये शक लोग वहाँ पर गए, लेकिन उनके सौभाग्य से जब उन्होंने देखा कि भागना ही है तो तिब्बत तक में प्रवेश कर गए। तिब्बत में जब प्रवेश किया तो उन्होंने वहाँ देखा यहाँ तो उससे भी बढ़िया चीज़ मिल गया, उनको सोना मिल गया, नमक मिल गया, सुहागा मिल गया और पशम ऊन मिल गया, तिब्बती ऊन मिल गया। उन्होंने उनका अपने जीवन यापन के लिए इन चीज़ों को वहाँ से क्रय करके लाया और यहाँ के निचले क्षेत्र में आके इनका बार्टर से लोगों को सौदा व्यापार विकसित हुआ। और वो सौदा इतना लाभदायक हो गया कि उनको खेती करने की आवश्यकता न रही, उनको कुछ करने की आवश्यकता नहीं रही। यहाँ से अनाज बार्टर कर ले जाओ, नमक की जगह अनाज ले जाओ, ऊन की जगह कॉटन टेक्सटाइल ले जाओ और इसको तिब्बत में उनको बेचो, उनके एवज में नमक और सुहागा और सोना वहाँ से ले आओ। इसमें लग गए तो वो वहीं बस गए, वहीं के हो गए। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि हम और नीचे जाएं, अपना मूल ढूंढें, तो वहीं के हो गए। तो शौका धीरे धीरे इसमें रम गया। लेकिन इसमें दिक्कत ये आई उनको कि उनकी जनसंख्या नहीं बढ़ पाई, क्योंकि एक तो अधिकतर समय बाहर ही रहते थे, दूसरा लड़ने भिड़ने में वो कभी तिब्बत के साथ भी लड़े हो, वहाँ भी लड़ाई में शामिल होना पड़ा उनको। यहाँ भी जो साथ अगल बगल के लोग थे उनसे भी लड़ना भिड़ना पड़ता था। तथा उनके पास रोजी रोटी का साधन इतना कम था कि उनकी जनसंख्या को बढ़ाने में वो ज़्यादा उनकी जनसंख्या नहीं बढ़ी और खाने के लालच पड़ी। इसलिए हमारे सौखा समाज में आज भी प्रत्येक परिवार में कोई बाजा ही परिवार होगा जिसमें कि 4 भाई से ज़्यादा होते थे। हम 4 भाई हैं, 5, 6, 7 भाई का जिक्र आता है, लेकिन बहुत कम परिवार में अधिकतर लोगों का 1 भाई 2 भाई होते थे, क्योंकि उतने में ही गुजारा था, उतना ही हुआ। तो जनसंख्या नहीं बढ़ी, उतने में किया और वो संतुष्ट थे। उन्होंने कहा अब लड़ने भिड़ने की आवश्यकता नहीं, हमारे पास तो तिब्बत का व्यापार है, वो इतना लाभदायक है कि आपको अनाज पैदा करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई बहुत बड़ा व्यापार करने की आवश्यकता नहीं। टेक्सटाइल आपको मिल जाता है, उसको ले जाओ, तिब्बत में उसको उनकी डिमांड है कॉटन टेक्सटाइल, वहाँ से ऊन लाओ, यहाँ बेचो, यहाँ तुरंत बिक जाता है, नमक तुरंत मिल जाता है, आराम से अपनी ज़िंदगी बसर हो रही थी। लेकिन तिब्बत का व्यापार जब समाप्त हुआ तो उसके बाद हम लोगों के लाले पड़ गए। एक ही चीज़ हमारे पूर्वजों ने सीखा था, वो था तिब्बत का व्यापार। तिब्बत का व्यापार का मतलब केवल तिब्बत के साथ नहीं, तिब्बत का व्यापार यहाँ मैदानी क्षेत्र के लोगों से व्यापार, दिल्ली और बॉम्बे के लोगों से के साथ व्यापार। इस व्यापार में अपनी दरगुजर बहुत आसानी से हो रही थी। लेकिन वही जब समाप्त हुआ तो बहुत बड़ा एक संक्रमण काल आ गया हमारे इसमें, और उसमें फिर हम लोगों को हमारे मेरा जो पुश्ता है, मेरे जनरेशन के लोग एक किस्म से दर बदर हो गए। हम लोग ये समझ में नहीं आया कि करेंगे तो करेंगे क्या। मैं बचपन में जब पढ़ता था मैंने कभी कल्पना नहीं की थी मैं नौकरी करूँगा, सिनेमा जाऊँगा। कल्पना केवल ये करते थे हम कि पढ़ लिख जाएंगे, थोड़ा हिसाब किताब लिखना सीख जाएंगे, फिर तिब्बत जाएंगे, व्यापार करेंगे।